बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान पे फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मौजूदा दौर के अंदर शदीद रद्द अमल जो हमें देखने को मिलता है कि एक छोटी सी बात, एक छोटा सा एक्शन हुआ नहीं कि रिएक्शन के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, और रिएक्शन भी कैसा कि बैड रिएक्शन, यानी कि हमारे अंदर सब्र बर्दाश्त का जो एक लेवल है वो ख़त्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसमें चाहे हम बच्चों को ले लें, चाहे हम जवानों को ले लें या हम बुज़ुर्गों को ले लें, उन्होंने सब्र नहीं करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। और सबसे जो बड़ी चीज़ हमें आजकल मौजूदा दौर के अंदर देखने को मिलती है कि अगर देखिए इंसान गलती का पुतला है, कभी भी गलती, कभी भी ख़ता कोई भी कर सकता है, लेकिन उसने अपनी गलती तस्लीम नहीं करनी, मानना नहीं कि हाँ मैं इस नुक्ते पे, इस पहलू पे मैं गलत हूँ तो मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। नहीं, उसने अपनी गलती दूसरों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देनी है, दूसरों को उसका जो ज़िम्मेदार है वो ठहराना है। तो ये हमारे अंदर क्यों इतना ये जो बैड रिएक्शन का रद्द-ए-अमल, ये जो रुझान हमारे अंदर क्यों पाया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हमारी एजुकेशन में कमी आ गई है, हम समझना नहीं चाह रहे, हम अपनाना नहीं चाह रहे बर्दाश्त को, और इन तमाम चीज़ों को लेके जो हमारी ज़िंदगी पे क्या इसके असरात पड़ रहे हैं, हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारी तरक्की के ऊपर, इस पे आज हम इन डिटेल बात करेंगे। और आज का हमारा जो दूसरा मौजू है इंतकामी रवैये, जो हमारे इंतकामी रवैये हैं वो हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहे हैं, क्या उनके नेगेटिव पहलू हमें देखने को आ रहे हैं या पॉजिटिव पहलू। डेफिनेटली जब हम इंतकाम की राह पे चलते हैं तो इंतकाम एक आग की तरह होती है और आग तमीज़ नहीं करती कि वो अपने को जला रही है या पराये को जला रही है। तो डेफिनेटली ये आग जब हम जलाते हैं तो ख़ुद भी इसमें हमें जलना पड़ता है। तो इंतकाम की राह से हम कैसे निकल सकते हैं? ये जो गुस्से का चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ गया है, बात बात पे हम लोग लड़ने पे उतर आते हैं और इंतकाम लेना चाहते हैं, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन इंतकाम लाजमी होना चाहिए कि फ़लाँ बंदे ने हमसे ये बात की है, इसका रिएक्शन हमने लाजमी देना, इंतकाम हमने लाजमी लेना जो है वो इससे लेना है। तो इसका जो असरात हैं वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों पे क्या पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम माजी में देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको मिलेंगे जिससे नस्ल दर नस्ल ये जो इंतकाम चलते हैं उन्होंने नस्लों को बर्बाद करके रख दिया। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें भी इसका शिकार हों। तो हम कैसे इस इंतकामी रवैये से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम मुआशरे के अंदर एक पुरसुकून इंसान, एक पुरसुकून शहरी की तरह ज़िंदगी गुजार सके, इस पर इन डिटेल बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया रेडियो प्रेजेंटर हैं रज़ा अहमद सकीरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, सच सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से आप जी? रज़ा साहब के साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर तलाल ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, सच सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमाए हैं माहिर तालीम है प्रोफेसर सनाउल्लाह अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, सच सवेरा में खुशामदीद, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आप भी हमें आज के मौज़ूआत पे ज्वाइन करना चाहें, कुछ डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ पूछना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप भी हमें लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी रज़ा साहब, आपसे अपने टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। हमारा पहला मौजू के मौजूदा दौर के अंदर जो शदीद रद्द अमल हमें देखने को मिलता है कि ज़रा सी बात होती नहीं, हम लोग उसके रिएक्शन के लिए तैयार बैठे होते हैं, डंडा पकड़ के बस खड़े हैं कि हमने फ़ौरन से बैड रिएक्शन करना है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? मेरा ख्याल है मुख्तलिफ वजूहात को अगर सामने रखा जाए तो बीइंग अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट और मीडिया के साथ कुछ एसोसिएटेड हूँ तो मैं चाहूँगा कि उस पहलू से जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको सामने रखते हुए थोड़ी सी बात करूँ। जी जी। मेरा जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसका फुकदान शायद पहला फैक्टर होगा। हम अपने सुबह से 9 बजे से लेके रात सोने तक एक तो जो फ़ोन टैबलेट्स के साथ और फ़ोन स्क्रीन के साथ हम अटैच हो गए हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ जो अटेंशन स्पैन है वो हमारी की प्रायोरिटीज़ की तरफ नहीं है। अब वर्क लाइफ बैलेंस को अगर हम सामने रखें तो वर्क लाइफ बैलेंस में
जो जो हमारे इमीडिएट रिटर्न्स हैं, जो हमारा हर इंसान का हर इंफरादी सतह पर, खासतौर पर पाकिस्तान में मैं कहता होता हूँ कि हर किसी का जो आधा घंटे का 1 घंटे का एजेंडा है, हम शायद सिर्फ उसके पीछे लगे हुए हैं। बिल्कुल। और ओवरऑल बिंग अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के तौर पे हमने अपने आप को माशरे के सामने किस तरह पोर्ट्रे करना है, हमने अपनी फैमिली को लेकर किस तरह चलना है, प्रोफेशनल रिलेशंस में, प्रोफेशनल राइवलरीज में ये बैलेंस हमने कहाँ देखना है, ये 3-4 चीज़ें मिलके शायद हमारा एक आउटलुक बनाती हैं। और ये इमीडिएट हर इंसान का है, कॉमन है। अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत कोई स्पेशल बर्डन लेके और बहुत स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके दुनिया में चल रहा हूँ, तो मैंने कई दफ़ा एक्सरसाइज करके देखा, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा इस साइकिल से, इस पेंटिंग से बाहर निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ओवरऑल तस्वीर में, सब कुछ वैसे चल रहा होता है, वो मूवी चल रही है और आपके किरदार की इम्पोर्टेंस है, लेकिन उस इम्पोर्टेंस आपके ना होने से कुछ रुकना नहीं है। अच्छा, अब इन 3-4 बातों को सामने रखते हुए अगर हम रीएवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को फिल्टर आउट करें कि जो हमारा आधे घंटे का झंडा है उसके अलावा भी दुनिया में कुछ है, जो लोग निकले हुए हैं वही परेशानियां लेके निकले हुए हैं, जिस तरह आपके पास स्ट्रेसेस हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, हमारे फैमिली चैलेंजेस हैं। पिछले किसी प्रोग्राम में ही फेलो पैनलिस्ट मुझे बता रही थी कि पिंड इस्लामाबाद की वो बात कर रही थी, शायद फिगर पाई थी कि डेथ रेट्स सॉरी डाइवोर्स रेट्स उनसे 80% से बढ़ थी, इसी तरह लाहौर की भी हैं। और ये हमारे जो नेशनल बिहेवियर है, हमारे सोशल पैटर्न्स हैं, इन फिगर से नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसे उसी वर्क लाइफ बैलेंस को अगर हम बुनियाद बना लें और जो फैमिली के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी वर्क की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इस तरफ हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको सामने रखें, तो मेरे ख्याल में वी विल बी एबल टू वैल्यूएट कि ये कहाँ हम फ्लैग कर सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। इसको फ्लैग करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस थॉट प्रोसेस में जितना टाइम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, जितना थॉट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, वो हम नहीं दे रहे हैं। और उसकी वजह दोबारा वही है जो आधे घंटे का एजेंडा है हमारा। बिल्कुल, हमें वक्त देना चाहिए, सोचना समझना चाहिए कि आया जो हम काम कर रहे हैं, जो हम रवैये हमने अपनाए हुए हैं, जो हम शदीद रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसका जो हमें फल मिलना है, इसका जो रिएक्शन हमें मिल सकता है वो कैसा हो सकता है, तो इस पे ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप क्या समझ रहे हैं कि जो शदीद रद्द-ए-अमल मौजूदा दौर के अंदर स्पेशली हमें देखने को मिल रहा है, इसकी कोई मेडिकली कोई इशू हो सकता है कि हमारी मेंटल लेवल से इसकी कोई कनेक्शन है कि हम डिप्रेस इतना हो चुके हैं, अपने काम के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हमें अपनी जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे कि हमारा रिएक्शन कैसे जा रहा है, लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा जा रहा है, और मौजूदा दौर में उसके हम जो असरात हैं वो हमारे ऊपर कैसे मुरतब हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो इंसान जो है वो एक केमिकल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ, और एक हैबिट बीइंग भी है। बुनियादी तौर पर जो इंसान है उसका जो दिमाग है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक जो है हिस्सा वो हमारे जज्बात के निज़ाम के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा हिस्सा है वो हमारी अकल के निज़ाम के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो जज्बात का हमारा निज़ाम है ये अब बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सेकंड के 22वें हिस्से के अंदर, यानी इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ये एक्टिवेट हो जाता है। और इससे पहले कि हमें रियलाइज हो कि हमारे जज्बात का निज़ाम एक्टिवेट हो गया है, ये एक्टिवेट हो जाता है। सही। और दुनिया के अंदर कोरोना से भी ज़्यादा जो कंटेजियस चीज़ है वो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जज्बात जो है वो, यानी हमें अगर गुस्सा आया हो तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाएगा। अगर हम हंस रहे हैं तो वो भी खुश होगा, उसके भी खुश इखलाकी का मुज़ाहरा करेगा, उसके ऊपर इसका असरात आते हैं। तो क्योंकि हम जब कभी भी किसी सिचुएशन के अंदर, अब इसके मुकाबले में जो सोच विचार का निज़ाम है, जो अकल का निज़ाम है, इसको एक्टिवेट होने के लिए चंद सेकंड दरकार होते हैं। Exactly. और चूंकि हम किसी भी एक स्टिमुलस के अंदर, किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी एक मामले के अंदर उसको वो वक्त नहीं देते अपने अकल के निज़ाम को, और ये आदत चूंकि पहले से नहीं डाल के रखी होती कि हमारा जो अकल का निज़ाम है वो एक्टिवेट हो जाए, तो नेचुरली जो रिस्पॉन्स है ये हमारे भाग दौड़, जिसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से आता है। अगर आप देखें तो इंसान, हमारे जो इंसेस्टर्स थे, उनका जो दिमाग है शुरू में वो सिर्फ जज्बाती दिमाग ही होता था। अकल का निज़ाम बहुत रीसेंट हिस्ट्री है कि हमारे अकल का दिमाग जो है वो बढ़ रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो है जो हमारे जज्बात का निज़ाम ही काम करता था। तो अगर आप गौर करें, जो इंसान है उसकी जितनी एक्टिविटी आंखों से नीचे नीचे है, ये सब
भागदौड़ के निज़ाम के ये अंदर है। हमें भाग दौड़ के निज़ाम के अंदर थोड़ा सा एक्टिव भी रहना चाहिए, हम अपने जो मेंटल लेवल है उससे थोड़ा सा काम, एक पॉजिटिव काम लेना चाहिए। आपकी तरफ बढ़ूँगी प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर के अंदर ये जो तमाम सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, हम बड़े एक हाइपर हो जाते हैं, एकदम से जो बर्दाश्त का लेवल है वो डाउन कर जाते हैं, तो इसकी क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब भी जो भी बात कर रहे थे उससे मिलती जुलती बात मैं करूँगा जी जी। कि हमें मौजूदा सूरत हाल पे आने से पहले हमें थोड़ी बैकग्राउंड देखना चाहिए। और मैं एक दूसरे पहलू से बात करना चाहता हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, बेशक, और इंसान के अंदर जितने भी किस्म की फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है। बिल्कुल, मिजाज अल्लाह ने बनाया है। दुनिया के किसी भी दो इंसानों का मिजाज आपस में एक जैसा नहीं होता। एग्जैक्टली, हर इंसान का मिजाज अल्लाह ने अलग अलग बनाया, डिफरेंट बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब उस मिजाज के अंदर किसी के अंदर गुस्सा कम डाला, किसी के अंदर ज़्यादा डाला, किसी के अंदर प्यार मोहब्बत कम डाला, किसी में ज़्यादा डाला, बिल्कुल। लेकिन है सब में, सब में है। यानी अगर दुनिया का कोई इंसान ये दावा करे कि मेरे अंदर गुस्सा नहीं है तो वो गलत है। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसके मिजाज में अल्लाह ताला ने गुस्सा और अदम बर्दाश्त ना डाला हो। बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में भी इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जल्दबाज वाक़ हुआ है, यानी जल्दी होती है उसे हर चीज़ की। एग्जैक्टली, जल्दबाजी पड़ी हुई होती है। एग्जैक्टली, हर चीज़ की जल्दी होती है, हर चीज़ में जल्दी करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसी के अंदर फिर वो अफरा तफरी का शिकार भी होता है, गुस्से का शिकार भी होता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर हमारी जो रोल मॉडल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम उनकी ज़ात को भी देखें तो उनसे ज़्यादा इखलाक का नमूना सबसे बड़ा और दुनिया में कोई नहीं है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है, मशअले राह है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के अंदर भी गुस्सा मौजूद था। बिल्कुल जी। बहुत सारी अहादीस में ये बात मिलती है कि फला बात के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, उन्होंने बर्दाश्त किया, और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है, और उनकी ज़िंदगी पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन बढ़ने एक शॉर्ट सी ब्रेक की जाने देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है कि मौजूदा दौर के अंदर जो हम शदीद रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं, इसकी क्या वजूहात है, हमारे अंदर बर्दाश्त क्यों नहीं है, हम छोटी छोटी बात को क्यों बर्दाश्त करना नहीं चाहते, जबकि हर इंसान एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ है कि वो खुद से स्टार्ट करे, ख़ुद को बेहतर बनाने से वो स्टार्ट ले, अपनी फैमिली, अपने घर से स्टार्ट ले, ताकि वो मुआशरे को संवार सके। लेकिन हम खुद को संवारना नहीं चाहते। छोटी सी बात हुई नहीं कि हमने एक बैड रिएक्शन जो है वो करना शुरू कर, एक बैड रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा शुरू कर देते हैं। तो कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस पर आज इन डिटेल गुफ्तगू जारी है अपने मेहमानों से। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें लाइव कॉल के ज़रिए तो नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक में जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये फीलिंग्स कैसे इंसान के अंदर जो है वो जन्म लेती हैं। तो उसके हवाले से मैंने बात की कि हर इंसान के मिजाज के अंदर अल्लाह ताला ने गुस्सा पैदा किया। हमारे नबी की ज़ात के अंदर भी गुस्सा मौजूद था। और आपने बड़ी प्यारी बात आखिर में की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये करके दिखाया कि जब गुस्सा आए तो उसके ऊपर काबू किस तरह पाना, काबू कैसे पाना है, और उस सिचुएशन में उस सिचुएशन को डील कैसे करना है। एग्जैक्टली, ये आपने करके दिखाया हमें हर मौके के ऊपर। गुस्सा बेशक आया, लेकिन उस गुस्से की वजह से आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल। आप जितनी भी सीरत की किताबें पढ़ लीजिए, जितनी भी अहादीस पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी की ज़ात से किसी को नुकसान पहुंचा हो। बिल्कुल। हालांकि गुस्सा आपको आता रहा, तो ये एक ऐसी मिसाल है हमारे लिए कि गुस्सा हमें भी आ सकता है और आता है और आना भी चाहिए। ये फीलिंग्स का हिस्सा है। बिल्कुल। जिस तरह खुशी है, बाकी जज्बात, तो गुस्सा भी इसी का एक हिस्सा है। तो गुस्सा आ जाता है, आना चाहिए। मैनेज करना है, इसको मैनेज किस तरह करना है, असल क्वेश्चन ये होता है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर यही है कि अगर हम फौरी तौर के ऊपर आज के दौर पे आ जाते हैं, और आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो गुस्सा आना या अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो इसका जो मुझे नजर आती है वजह, वो ये है कि अपनी गलती तस्लीम ना करना। ये सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में ये नज़र आती है मुझे। और उसकी वजह ये इसी के अंदर, घरों के अंदर आप देख लीजिए, मिसाल के तौर के ऊपर
वालदैन हैं वो अपने बच्चों के साथ गुस्सा करते हैं, बिल्कुल बच्चे अब रिवर्स में वालदैन के साथ गुस्सा करने लग गए हैं। एग्जैक्टली छोटी सी बात होती है तो वो उल्टा उन पे भड़कना हाँ शुरू हो जी, जाते वो भड़क जाते हैं, एकदम वो गुस्से में आ जाते हैं कि आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे ये बात कह दी, आपने मेरी फलां मौके के ऊपर इस तरह कर दिया। बिल्कुल। तो इस हवाले के ऊपर यही वाली बात जब मैनेज करने की हम बात कर रहे हैं तो फिर हमें घर में, अगर हम घर से शुरू करते हैं बात, तो यही होना चाहिए कि दो तरफा जो है एक दूसरे के जज्बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, जज्बात को समझने की वालिदैन बड़ी को बच्चों जरूरत के है। जज्बात को समझना चाहिए और बच्चों को वालिदैन की फीलिंग्स को समझना चाहिए। वालिदैन जब बच्चे से एक दो दफा कोई बात पूछ लेते तो बच्चे आजकल नाराज हो रहे होते हैं। मैंने आपको बता तो दिया था, हालांकि उसी बच्चे जब को बताया जाए कि बेटा जब तुम छोटे थे तुमने 10 दफा ये बात मुझसे पूछी थी, तो मैं तो गुस्से में नहीं आया था। बिल्कुल। लेकिन अब आज का बच्चा गुस्से में आ जाता है जब उसके वालिदैन उससे 2-4 दफा एक बात पूछ लेते हैं। बिल्कुल जी, आज के बच्चे के अंदर क्यों अदम बर्दाश्त नहीं है, क्यों वो छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कर जाते हैं, इसकी क्या वजूहात है? रज़ा साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझ रही हैं? यहाँ बच्चों की बात हुई कि बच्चों के अंदर भी जो अदम बर्दाश्त है वो नहीं है, छोटी सी बात हुई नहीं कि वालिदैन के साथ वो गुस्सा हो जाते हैं, जबकि वो बच्चे की परवरिश पाने का टाइम होता है और बच्चों को सिखाने का टाइम होता है। और वालिदैन बच्चों को क्या गुस्सा सिखा रहे हैं, वही जब जवान होंगे मुआशरे में निकलेंगे तो क्या असर पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर? मेरा ख्याल है आपकी जो बात में का सेकंड पार्ट है उसमें जवाब है इसी चीज़ का कि जो बच्चे हैं हमें देख रहे हैं, हमारे बिहेवियर्स को देख रहे हैं, हम गाड़ी चलाते हुए वो गाड़ी पे पीछे बैठे हैं, रोड पे छोटे मोटी जो नोक झोंक है उसमें हम किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, सही, हम फोन पर किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो जब ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली में रिलेशंस में किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपना रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल छोटी छोटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल वीडियोस हैं, हमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो देखने को मिलती हैं और इन बच्चों के ऊपर जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उसमें मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मैं अपने बच्चों के सामने मैं अपने क्लोज रिलेशंस को, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस में, लाइव इंटरेक्शंस में किस तरह डील कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरे बच्चे उससे ना सीखें, मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरल उनका एंगल जो मेरी हरकत से, मेरे देखने से है, मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला है 2 बच्चों का बाप बनने के बाद अपने आप को रिवैल्यूएट करने का और अपने आप को काम डाउन करने का। मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा कि मैं ग्राउंड ज़ीरो से अपने आप को मुझे शुरू करना पड़ा है। सही, बिकॉज एवरी टाइम आप बच्चों का रिएक्शन देखते हैं, बच्चों का बिहेवियर देखते हैं तो ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आपकी कोई बात तो नहीं सुनी इस बच्चे ने और वो बात रिपीट कर रहा है और उनका जो अटेंशन स्पैन है उनके स्क्रीन टाइम की वजह से चेंज हो गया है। लेकिन साथ ही मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, शायद हमारे दौर के जो बच्चे हैं जी। वो जो हमारा बचपन है उससे बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल। और उनके लर्निंग स्किल्स, उनकी इंट्यूशन वो हमसे शायद बहुत ज़्यादा बेहतर मुझे नज़र आती है। जो छोटे छोटे वीडियोस देख के और यूट्यूब पे उनके पास ऑप्शन है, हमने तो उनके हाथ में टैबलेट पकड़ा दिया, लेकिन वो जो सर्च कर रहे हैं, उनको जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसकी वजह से उनका लर्निंग कर्व बहुत डिफरेंट है। तो ऑटोमेटिकली उनकी इंट्यूशन तो डेवलप हो रही है, लर्निंग तो डेवलप हो रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इन द एंड वो हमें देखते हुए बाद हम उनके सामने कोई बात कर रहे हैं, उनके सामने कोई हरकत कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि यार मतलब हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन वो उससे किस तरह सीख रहे हैं, उससे किस तरह अपनी बात के अंदर रिपीट कर रहे हैं या अपने एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। एक मैं स्पेसिफिक बात करूँगा कि शायद हम सोशल एक्सपेरिमेंट्स कुछ जो मेरे पर्सनल है, जो आप क्योंकि आपका टॉपिक रद्द अमल का है, हम जो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, हम शायद अपने आप को थोड़ी सी स्पेस दे के कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स करें तो पता चले कि जिस तरह भी अंसारी साहब कह रहे थे कि हमारी अपनी गलती मानना वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, बाद दफ़ा आपकी गलती नहीं भी है और आपने उसको भी फोगो किया है तो वो बड़े मज़े के सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो 2-3 मेरे साथ हुए हैं, नेचुरली हुए हैं। एक मैं स्पेसिफिकली शेयर करना चाहूँगा। जीटी रोड पे मैं जा रहा था, स्लोप पे, वो तरक्की टॉप प्लाजा से निकल के एक स्लोप आता है और मेरा दोस्त और मेरा भाई मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने रॉन्ग साइड से ट्रक को ओवरटेक किया, मेरे पीछे गाड़ी ने रॉन्ग ओवरटेक किया, बट ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम दोनों ने तो एक गलत हरकत की है, लेकिन मैंने लेन चेंज किया। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो शायद लेन चेंज ना करूँ, वो उतनी स्पीड में था और वो बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ा है और उसके बाद उसने गाड़ी साइड पे लगा के मुझे साइड पे किया। उसके साथ फैमिली बैठी हुई थी। मैंने खैर शीशा उतारा है तो उसके साथ जो मोहतरमा बैठी हुई थी वो साहब से ज़्यादा बोल रही थी और एंड आउट ऑफ सडन बिकॉज ही वॉज विद फैमिली, तो मेरा तो नेचुरल बिहेवियर एक अगर बिना यूथ यही होना था कि मैंने अगर ज़्यादा बोलना था या नीचे उतरना था। तो फ्रॉम नो वेयर मेरे दिमाग में है कि सॉरी मुझे पता नहीं चला। और द वे दे वर रिएक्टिंग, वो मेरे दोस्त ने बात ऑब्जर्व की, रफ़ा तुमने नोट किया कि दे वर
हेयर और जस्ट यू सेड कि सॉरी मुझे पता नहीं चला, वो एकदम उनका बिहेवियर इधर आ गया। बिल्कुल इन फ्रैक्शन सेकंड्स जो फेलो कोलीग बता रहे थे कि फ्रैक्शन सेकंड्स के जो डिसीजंस हैं, जो हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनको शायद समझने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। इनको वही जो थॉट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, अगले के एक्शंस बहुत मॉडिफाई हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी अब वो आधे पौने घंटे की नोकझोंक थी जो सिर्फ सॉरी करने से वो रिलैक्स होगा, लेकिन अगर उसमें मज़ीद गुस्सा दिखा दिया जाता, मज़ीद जो है वो एक बर्दाश्त का जो एक पैमाना है उसको हाथ से गिरा दिया जाता, तो क्या रिएक्शन हो सकता था, डेफिनेटली हम समझ सकते हैं। तलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर हर इंसान अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, लेकिन कहते हैं कि अगर आप गलती मान लेंगे तो आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, बल्कि आपकी इज़्ज़त मज़ीद दूसरे की नज़रों में बढ़ सकती है। तो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त की कमी क्यों आई जा रही है? ये बर्दाश्त क्यों ख़त्म होता जा रहा है कि हम छोटी सी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो मजाक की बात हो, हम कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सिर्फ हम खुद में मैं रहना चाहते हैं। देखें, जब हम किसी से तारीफ़ या कोई क्रिटिसिज्म नहीं दे सकते, इसकी बुनियादी वजह तो ये होती है कि हमारी इज़्ज़त नफ्स बड़ी ख़राब होती है, और चूँकि हमें ये लगता है कि जो लोग हमें बताएंगे वो हम हैं, ना कि जो ख़ुद का हमारा सेल्फ हमें बताएगा वो हम हैं। यानी जब हमें अंदर से सही आवाज़ नहीं आती और बाहर से भी कोई सही आवाज़ नहीं आती तो फिर हमें बुरा ही लगता है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर से जैसी भी आवाज़ आ रही है और हमें अंदर से सही आवाज़ आती है, ख़ुद की जो हमारा अंदर का इंसान है वो बताता है कि तुम एक रीज़नेबल इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, तो फिर दूसरे का जो कहा हुआ है, हमारे पास कोई डिफेंडर मौजूद होता है अंदर जो कि उसको डील कर सके। लेकिन अगर हमारा अंदर का जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वही काम नहीं करता, तो फिर जो कोई बाहर से आएगा तो हम तो लड़ाई के लिए ही उसके साथ तैयार रहेंगे। दूसरे नंबर पे ये जो सिस्टम है ना कि हमें बात बुरी क्यों लगती है, वो हमें इसलिए लगती है क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी कैफियत है, इसकी वजह बाहर के लोग हैं। हालांकि हमारी जो कैफियत होती है, जो हमारी फीलिंग होती है, उसके लिए उसका ताल्लुक हमारी अपने सोचने के अंदाज से होता है, अपनी सोच से है। जैसे अगर कोई शख्स ये सोचे कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतरीन मुल्क है और इसके अंदर आप तरक्की कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, तो वो पाकिस्तान में रहना चाहेगा या जाना चाहेगा? डेफिनेटली रहना चाहेगा। एक्शन ये होगा कि हम रहना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा सोचेगा नहीं कि यहाँ पे तो हालात ही अच्छे नहीं है, दिन ब दिन मसले ही मसले हैं, तो वो कोई बाहर की नेशनैलिटी लेने के अंदर इंटरेस्टेड हो जाएगा। सो हमारी जो सोचने का अंदाज है उसके नतीजे में हमारे जज्बात बनते हैं और उसके नतीजे में हमारे एक्शंस डेवलप होते हैं। इसे ह्यूमन कॉग्निशन कहते हैं। सही, ठीक है। अब जब हम ये चीज़ सोचते हैं कि दूसरे ने हमारे साथ ज्यादती की है, ये दूसरा हमारे साथ गलत किया है, तो हम नेचुरली एक रिएक्शन के ऊपर जाते हैं। और चूंकि अब पहले के मुकाबले के अंदर हमारा लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो कई गुना बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसे। पहले तो टेलीफोन किसी को करना एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी कि हम फोन कर लें, और अब हम बगैर 1 रुपया खर्च किए दिन में सैकड़ों पैगाम भेजते हैं, सैकड़ों कॉल्स करते हैं। हमारे पास लैग टाइम नहीं है, सोच विचार का वक्त नहीं है, हम बहुत फास्ट हो गए हैं अपने रिएक्शंस देने के अंदर। तो जब तक हम अपने रिएक्शन के अंदर और अपनी थिंकिंग के अंदर कोई अच्छा सा स्ट्रक्चर नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई सोच विचार का निज़ाम नहीं देंगे, जैसे अगर एक छोटी सी आदत डाल लें कि जब कभी भी कोई आम इजी सी बात का भी रिस्पॉन्स देना है तो आप कह सकते हैं कि मैं 2 मिनट सोच के जवाब देता हूँ। हाँ, 2 मिनट सोच ले, इससे बेहतर कि आप कोई गलत डिसीजन कर लें या बैड रिएक्शन दे दें। और अगर आप ये आदत इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कि आप 2 मिनट जरा सोच के जवाब देंगे, या अगर आपको किसी की बात कभी बुरी लगती है, तो क्योंकि जब हमें किसी की बात बुरी लगती है तो वो फील द हीट, हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। एक नेचुरल सिस्टम है कि हमें पसीना आता है, जिस्म का टेम्परेचर ठंडा होता है, लेकिन एक तरीका है जिसे कहते हैं कि गहरे सांस लेना। हाँ बिल्कुल, जरा ठंडी सांस भरें, गहरी सांस लें, सीने तक नहीं बल्कि पेट तक, यानी पूरे सांस को अंदर फेफड़ों तक खींचना और उसको महसूस करना कि आपके फेफड़े और पेट फूल रहा है, और उसके बाद उसको बाहर निकालना। जैसे हम, मेरा ख्याल है जब से पैदा हुए सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करें कि हम सांस ले रहे हैं तो हमारे नाक के जरिए विंड पाइप से हमारे फेफड़ों में जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और फिर नीचे का इन्वेस्ट मसल होता है जो उसको वापस ऊपर पुश कर रहा है। तो अगर हम इस प्रोसेस के ऊपर 1 मिनट गौर कर लें
और दूसरे मिनट उस बात के ऊपर गौर कर लें, तो अब यकीन करें ये रद्द अमल जो है वो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि बात बिगड़ने की जगह बनने बिल्कुल, बात जो है वो बिगड़ने की जगह बनना शुरू हो जाएगी और हम तमाम मसाइल जो हमारी ज़िंदगी में दरपेश आते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा और एक पुरसुकून ज़िंदगी हम गुजारने लग जाएंगे। इसमें मज़ीद भी इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन बढ़ना एक ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है मौजूदा दौर के अंदर शदीद रद्द अमल का जो हम मुजाहरा करते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, कैसे हम अपने अंदर अदम बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं। इसका बेहतरीन हल है कि आप अपने इखलाक को बेहतर बनाएं, आप लोगों की बुरी से बुरी बात को भी बड़े प्यार और तहम्मुल के साथ बर्दाश्त कर दें, उसका एक गुड रिएक्शन दें ना कि बैड रिएक्शन दें, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद पुरसुकून होती चली जाएगी। क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर हम देखें तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और चाहते भी ऐसा हैं। और ये अगर कहीं हमारी कोई ऐसी तल्ख कलामी हो जाए, कहीं गुस्से वाला की बात हो जाए, तो हम वहाँ से जाते नहीं हैं, उठ के हमने नहीं जाना कि बंदा क्या कहेगा कि इसकी इंसल्ट होगी और ये अपनी बेइज्जती करवा के चला गया। तो इन चीज़ों की वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो चुकी है, इतना हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार बनता जा रहा है कि हमें वो नज़र नहीं आ रहा। जबकि सुकून की तलाश में हम लोग निकले हुए हैं, तो सुकून हमें हमारे अंदर हमारे रवैयों से हमें मिलेगा, ना कि मुआशरे की, सोसाइटी की बातों से, उनके कामों से। तो प्रोफेसर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझ रहे हैं ये जो मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता जा रहा है, ये जैसे मैंने बात की कि ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं और हर इंसान यही कर रहा है, उसमें बच्चा आ गया, जवान आ गया, बूढ़ा आ गया, जो भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन की कमी है, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है कि हम अपने अंदर अदम बर्दाश्त पैदा कर सकें, हमें ऐसी तालीम दी जाए। बिल्कुल, और ये चीज़ें जो है तालीम और बाकी चीज़ों से शायद ना आ सकें, ये हमें जो है खुद से ही इसके ऊपर गौर करना है। सही, अपने रवैयों को देखिए, एक अगर गैर तालीमी याफ्ता शख्स है और एक तालीमी याफ्ता शख्स है, अकल दोनों के पास मौजूद है, बिल्कुल ऐसे, और उसी अकल को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने रवैयों का इंतखाब करना है कि उसने किस तरह से दूसरों के साथ बिहेव करना है। मैं आपको छोटे छोटे दो वाक़या सुनाता हूँ इसी हवाले से, जो कि पॉजिटिविटी के हवाले से है, कि जिसमें बेहतरी के पहलू अगर हम इस तरह करें तो शायद हम एक एक करके और फिर पूरा मुआशरा बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पहला वाक़या मेरा अपना ही है, पिछले दिनों की बात है, हम हाईवे पे जा रहे थे, बेटा मेरा गाड़ी चला रहा था, मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था, तो एकदम अगली कुछ गाड़ियों ने ब्रेक लगाई और मेरे बेटे ने भी फुल ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी आखिरी गाड़ी से जाके वो हिट हो गई। अच्छा, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने आके देखा तो हालांकि हमारी गाड़ी का थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो गया था, बम्पर काफी हो गया था, लेकिन अगली गाड़ी को देखा तो उसका बम्पर हल्का सा छोटा सा क्रैक आया था खाली। सही। अच्छा, उस गाड़ी से 3 अफराद उतरे, मैंने उतरते कुछ मैंने उनसे आगे तीनों सलाम लिया, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैंने उनसे मादरत की कि सॉरी, आपने चूंकि ब्रेक लगाया, हमने भी लगाई, लेकिन टच हो गया। अब वो अपने बम्पर को यूं देखने लग गए जैसे अब वो ढूंढ रहे थे कि किस तरह लड़ाई करें, लड़ाई की वजह निकाल रहे थे। अब बम्पर मैंने देखा तो इतना मसला नहीं था उसमें, बस थोड़ा सा अंदर हो गया था, मैं खुद बैठा और मैंने उसको खींच के जब बाहर किया तो ठीक हो गया। ओके। अच्छा, जैसे ही मैंने ये किया तो तीनों ठीक है कोई नहीं, जाए आप। अच्छा, अपना नुकसान उनको नजर नहीं आया तो बस खत्म हो गया। यानी कहने का, लेकिन मैंने जो इससे महसूस ये किया कि मेरे रवैये से और मेरे उस एक्शन से उनका जो गुस्सा था वो खत्म हो गया। अदरवाइज वो गुस्से में उतरे कि हम एक रिएक्शन देने के लिए। एग्जैक्टली, हालांकि बम्पर टूटा था, उनको रिपेयर करवाना पड़ेगा, जिस तरह हमें भी अपना वो रिपेयर करवाना पड़ेगा, तो वो उनका डैमेज हुआ था हल्का सा, लेकिन जब उसको मैं सीधा, वो पहले समय में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन जब मैंने उसको जरा सीधा कर दिया तो उन्होंने भी देख लिया कि यार तो हल्का सा छोटी सी रिपेयर से ठीक हो जाएगा, तो उनका गुस्सा साथ ही खत्म हो गया। इस तरह एक दूसरा वाकया भी, ये कल की बात है जी, कल जब मैं शाम को यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो मैंने अपने गार्ड के हाथ में पट्टी बंधे हुए देखा, मैंने कहा यार ये आपको क्या हुआ है? तो उसने बताया जी कि मोटरसाइकिल पे था और एक गाड़ी जो रॉन्ग साइड से आ रही थी, और उसने मुझे, जब मैं अपनी तरफ देख रहा था और उसने आके मुझे टक्कर मार दी, मैं गिरा हूं तो मेरा हाथ जख्मी हो गया। लेकिन हुआ क्या, कहना कि उस बंदे को उसी वक्त एहसास हुआ कि मैं गलती पे हूँ। वो कहने लगा, गार्ड ने बताया कि वो बंदा निकला है गाड़ी से, उसने मुझे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे अस्पताल लेके गया है, मेरा पूरा इलाज करवाया और सारे रास्ते मुझसे माफिया मांगता रहा और एडमिट हुआ अपनी गलती का, और एडमिट करता रहा है कि मैं रॉन्ग था, मेरी गलती है। और उसके बाद वो कह रहा है जी कि वो चला, उसने मेरा इलाज करवा, पट्टी शट्टी करवा के मुझे वापस मोटरसाइकिल तक छोड़ा,
फिर मैं घर आया और कहना कि रात से उसने वो 2-3 दफा फोन कर चुका है फोन भी कि कर आपकी तबीयत कैसी है। और यही इसी काम का हमने मुजाहरा करना है, एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अगर हमारी गलती भी है तो हम उसका एहसास कर सकें और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन हमने सुधारना नहीं है और बस फ़ौरन से उसका रिएक्शन देना शुरू कर देना है। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। यहाँ रवैयों की बात हुई कि हमारे रवैये कुछ ऐसे हो चुके हैं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहते, एहसास हमारे अंदर नहीं है। तो कैसे हम रवैयों में चेंजिंग्स ला सकते हैं, कैसे अपने अंदर एहसास पैदा कर सकते हैं ताकि बर्दाश्त भी पैदा हो, दूसरों की प्रॉब्लम का भी एहसास हो और हमारे रवैये भी कुछ ऐसे हो जाएं जिससे तमाम लोगों को फ़ायदा हो। मेरा ख्याल है ग्वादर से गिलगित तक मैं मुख्तलिफ जगहों पे फिरता रहता हूँ और 1-1.5 माह में वैसे ही मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे इस्लामाबाद से बाहर निकलना है लाजमी। मेरा नेचुरल एक जो उनसा ना इंस्टिंक्ट है कि और ट्रैवल से सफ़र से थोड़ा सा लगा हुआ है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। लास्ट मंथ आई वाज इन किगाली, रवांडा, एक ऑफिशियल असाइनमेंट पे 1-1.5 हफ्ता मैं रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड थी। लेकिन लिमिटेड होने की वजह से और बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड ना होने की वजह से मुझे काफ़ी टाइम मिला ऑब्जर्व करने का कि लिमिटेड असाइनमेंट्स होती थी। शाम को 2-3 मीटिंग्स करके होटल आ जाते थे। होटल के स्टाफ से या मार्केट में जो एसओपीज़ के साथ जाके आप लोगों को मिलते थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैं उधर बैठा हुआ था तो मुझे पता, एक लोकल रेस्टोरेंट था लाहौर के भाई साहब थे, उनके पास बैठे खाना खा रहे थे। तो वहाँ हमारे पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स आए हुए थे जो यूनाइटेड नेशन से अटैच थे। उनसे जब डिस्कशन हुई तो उन्होंने, वो टूर पे निकले हुए थे एंड दे वर हैविंग अराउंड अफ्रीका। तो वो कॉन्गो से लेके मुख्तलिफ जगहों पर फिरते रहे। उन्होंने ये बताया कि यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा में पीसफुल फील हुए हैं। अच्छा, मुझे रोड्स के ऊपर फील हुआ कि रोड्स के ऊपर हमने 1-2 एक्सीडेंट्स देखे तो लोग आराम से खड़े होकर मैटर को डील कर रहे हैं। सही। और मेरे ज़हन में फ़ौरन आया कि इस्लामाबाद में भी हमारे पास 2-3-4 साल पहले तक, जब तक कि ट्रैफिक की इतना ज़्यादा कंजस्शन नहीं थी, रोड ठीक थे, तो बिहेवियर्स बड़े अच्छे थे ट्रैफिक के। अब हमें वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाइपर हो जाते हैं फौरन, और जरा सा रश देख लें, कोई हॉर्न अच्छा, वो जो नेशनल पैटर्न को फिर मैंने उधर कंपैरिजन किया, उधर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई होटल के स्टाफ ने। उधर गोरिल्ला ट्रैक्स बड़े फेमस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और लोग आते हैं और बड़े एक्सपेंसिव उधर टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जहाँ जाके वो रहते हैं ओवर द नाइट और गोरिल्ला व्यूज़ के लिए जाते होते हैं। तो बता रहा था कि जो कॉन्गो और रवांडा आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जो रवांडा वाली साइड पे लोग हैं वो भी काम है और उधर के गोरिल्लास भी काम है। लेकिन कॉन्गो वाली साइड पे रात को किसी ने किसी की कोई भैंस उठा लिया तो सुबह उठ के 18 बंदे उन्होंने सड़क में मार दिए। लिटरली इतने बुरे हालात हैं। और उस तरफ के जो गोरिल्लास हैं, यू कैन नॉट विजिट देम, वो इतने हाइपर हैं। अच्छा, जस्ट थिंक कि किस तरह हमारे बिहेवियर्स और नेचर आपस में एसोसिएटेड है। इन नेशनल बिहेवियर्स में हमारा जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, इनफरादी सतह पे कंट्रीब्यूशन है, उसे टाइम देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब ने जिस तरह बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हमें टाइम देने की ज़रूरत है, हर चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो रवैयों में बिगाड़ पैदा हो रहा है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त नहीं है, हम किसी की बात सुनना तक नहीं चाहते, बर्दाश्त करना तो बहुत दूर की बात है, जबकि इस्लाम में भी कहा गया है कि आपने किसी के हसद नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, प्यार मोहब्बत से रहना है। तो कैसे अपनी रवैयों को बेहतर बनाएं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस क्रिएट किया और मसाइल क्रिएट किए, क्योंकि उन्हीं क्राइसिस के अंदर से कोई ना कोई हल तलाश करके मैं ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ा और ऊपर गया। ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पैराडाइम है, ये एक ऐसा नुक्ता नज़र है, सोचने का अंदाज़ है कि जब कभी भी अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी के अंदर क्राइसिस पैदा करता है तो बजाय इसके कि हम ये पैदा करें सोचें, यानी हमारा जो सवाल है वो ये नहीं होना चाहिए कि आखिर इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सवाल ये होना चाहिए कि ये जो सिचुएशन अब हुई है इसके अंदर हम कैसे एक बेहतर इंसान के तौर पर सामने आ सकते हैं, अपना क्या रोल अदा कर सकते हैं, हम अदा कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, खुद के लिए, दूसरों के लिए हम कैसे इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी जिसे कहते हैं ना बिकमिंग एन इन्फ्लुएंस मास्टर, कि हम अपने बदले हुए रवैयों से दूसरों के रवैयों को कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये इतना मज़ेदार काम है, जैसे कि अगर मैं अपने सेशंस के अंदर काउंसलिंग के दौरान ये नोट करता हूँ कि जब मैं लोगों के साथ उनसे मैंने हाँ कहलवाना होता है तो ये इतना आसान होता है कि मैं अगर उनके सामने 3-4 दफ़े ऐसे सर हिलाऊंगा तो साइकोलॉजिकली वो भी सर हिलाना शुरू कर देंगे। दिस इज हाउ वी कैन मैच आवर बिहेवियर्स टू अदर्स। ठीक है, और हम अगर अपने आप को किसी के बहुत ज़्यादा, जैसे मिसालें भी हमें यहाँ पे सुनने को मिली कि जब आप अपने रवैये को अच्छा रखते हैं किसी सिचुएशन के अंदर तो सामने वाला जितना मर्जी गुस्से के अंदर हो वो कभी भी जो है वो
आपके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता। और Exactly. मैंने मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर जहाँ पर 15-15, 20-20 बहुत गुस्से वाले लोग थे और मैं उनके साथ डील कर रहा था और मैं बहुत काम यानी कि था, हमें कंपोज था। अपने खुद अपने रवैयों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, खुद पहले अपने अंदर अदम बर्दाश्त पैदा करना चाहिए। चाहे अगर वो सामने गुस्से वाला है तो वो खुद ब खुद आपके रवैयों को देख के अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेगा। तो हमने खुद से ये काम स्टार्ट करना है, अपनी ज़िंदगी को पहले बेहतर बनाना है। हमारी ज़िंदगी को देखते हुए दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। मज़ीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बढ़ने एक ब्रेक की जानिब देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे इन डिटेल बात हो रही है अपने मेहमानों से कि मौजूदा दौर के अंदर शदीद रद्द अमल का जो हम मुजाहरा करते हैं, इसकी क्या वजूहात थी, हमने ये शदीद रद्द अमल को अपनी ज़िंदगियों पे हैवी कर लिया हुआ है, हम क्यों बर्दाश्त नहीं करते, क्यों सब्र का मुजाहरा नहीं करते, क्यों अपने इखलाक के अंदर नरमी नहीं पैदा करते। तो डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें इन तमाम चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त पैदा हो, हमारे अंदर सब्र हो, बेहतर इखलाक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे अंदर मौजूद हो। अगर कोई किसी जगह पे कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है जो आपके लिए नुकसानदा साबित हो, तो आपने रिएक्शन में उसका नुकसान नहीं करना बल्कि सब्र का मुजाहरा करना है, बर्दाश्त से काम लेना है ताकि दोनों तरफे जो काम है वो ना बिगड़ जाए। एक का काम बिगड़ गया, दूसरे ने उस काम को संवारना है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की, समझने की बड़ी ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दूसरों की लाइफ के लिए भी बेहतर काम हमने सरअंजाम देने। तो बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब कि इंतकामी रवैये। इंतकाम आजकल मौजूदा दौर के अंदर, अगर माजी में भी हम देखें तो इंतकामी रवैये अपनाए जाते थे, लेकिन मौजूदा दौर में इसकी जो रेस, इसके जो वाक़यात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। छोटी सी बात हो नहीं जाती कि हम लोग उसका बदला लेना चाहते हैं, छोटी सी हैपनिंग हुई नहीं कि हमने उस इंसान से इंतकाम लेना होता है, चाहे वो पॉजिटिविटी में लें या नेगेटिविटी में। लेकिन एक जो इंतकाम लफ्ज़ है ये हमारी ज़िंदगियों पर बड़ा हैवी हो चुका है, लेकिन इसके जो नेगेटिव असरात हैं वो ना सिर्फ हमारी एक फ़र्द की ज़िंदगी के ऊपर मुरतब हो रहे हैं बल्कि हमारे इज्तिमाई ज़िंदगी यानी कि हमारी फैमिली के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर भी इसके जो असरात हैं वो मुरतब होते जा रहे हैं। तो कैसे हम इस इंतकामी रवैयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? इंतकाम लेने से कभी भी ज़िंदगी पुरसुकून नहीं होती बल्कि मुआफ़ करने से हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा होती है। तो इस पर इन डिटेल अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा अहमद साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है तलाल ज़ुबैर साहब, और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सनाला अंसारी साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किए रखा है। अगर आप भी हमें इस टॉपिक पे ज्वाइन करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें कि हमारे अंदर इंतकामी रवैयों ने क्यों अपनी जगह बना ली हुई है, तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपनी राय का इजहार करना चाहें, कोई डिस्कस करना चाहें या हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमें लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी। अपना दूसरा टॉपिक हमारा जो इंतकामी रवैये, हमने बड़ा एक ट्रेंड बना लिया हुआ, एक फ़ैशन के तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया हुआ। तो एक इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर इसका क्या जो असरात है वो मुरतब हो रहे हैं इस इंतकामी रवैयों के? बिल्कुल इंतकाम लेना हम अपना हक समझ रहे हैं आजकल ना, हर बात के ऊपर, छोटी सी बात है या बड़ी सी बात है। बहसीत मुसलमान हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो मज़हब है इस्लाम का मतलब ही पीस है, अमन है, सलामती है। बिल्कुल, बेशक। और ये सलामती और अमन सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बिल्कुल। हमारा जो दीन है वो आधा हुकूकुल्लाह है और आधा हुकूकुल इबाद है। बिल्कुल 50% इसको हमारे नबी ने करार दिया कि आधा दीन अल्लाह के हुकूक हैं जिसमें इबादात हैं, और आधे जो है वो हुकूकुल इबाद है, बंदों के हुकूक हैं उसके अंदर। तो बंदों के हुकूक में ये सारा कुछ आता है कि आपने एक दूसरे की गलतियों से दरगुजर करना है, उनको माफ़ करना है, उनसे चश्मपोशी करनी है, उनको नज़रअंदाज करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो यकीनी तौर पे गुस्सा पैदा होगा और इंतकाम का जज्बा पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग सहारा लेते हैं इस्लामी के प्रिंसिपल्स का, जिस तरह अभी ब्रेक में बात हो रही थी कि किसास और दियत के जो कवानीन दीन ने हमें दिए हैं, हम फौरन उनकी तरफ चले जाते हैं और कहते हैं जी कि आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और खून के बदले खून। कुरान हमें ये हुक्म दे रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक
जो है ना वो मौक़ों के लिए है, हर जगह उसको हर जगह अप्लाई करना नहीं कर सकते, हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। और दूसरा दियत का जो कानून है कि अगर किसी ने कोई गुनाह कर लिया, गलती कर दी और उसने कीमत अदा, खून बहा अदा किया है कत्ल का, तो वो दी जा सकती है। ये भी उसका अल्टरनेट था कि किसास की बजाय दियत जो है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ पूरा के पूरा कुरान आप उठा के देख लीजिए, नबी के फरामीन उठा के देख लीजिए, मुआफ करने की अहमियत सबसे ज्यादा बयान की गई। सबसे ज्यादा, बिल्कुल। हम देखिए अल्लाह से माफी हर रोज मांगते हैं अपने लिए, बिल्कुल ऐसे हर कोई अपने लिए माफी मांग रहा होता है, लेकिन हम दूसरों को माफ करने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल। हमने कभी गौर नहीं किया कि हम दूसरे को माफ तो कर नहीं रहे, तो अल्लाह हमें कैसे माफ करेगा। इस पे कभी हमने गौर सोचने नहीं की बात है। हम अपने लिए माफी मांग रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए फिर वही है कि ये जो रवैये हैं कि दूसरों को माफ ना करना और हर हाल में उनसे इंतकाम लेना, इसके लिए मैं बड़ी मादरत के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये इसमें कोई पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई फर्क नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मैं देखता हूँ वहां पे ऊपर भी कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल उनका रवैया इस तरह का हो चुका हुआ है कि बहसीत उस्ताद अगर आप उनके साथ कोई जरा सी भी सख्ती कर दें या सख्त बात कर दें तो वो बाकायदा आपसे मादरत करने के बजाय आपसे इंतकाम लेने पे उतर आते हैं। हमारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि वो बच्चे जो है टीचर की गाड़ियों के ऊपर स्क्रैच डाल गए, उनके टायर पंक्चर कर गए, जबकि टीचर का काम आपको सिखाना है, वो आपको सिखा रहा है। अगर वो गुस्सा भी करे तो आपकी भलाई के लिए, कोई मसला। घर में वालिदैन भी करते हैं। देखिए गुस्सा और ये जो डांट डपट होती है, ये अगर पॉजिटिव उसको एंगल में देखा जाए तो बेहतरी के लिए होती है। और उस्ताद का दर्जा तो बाप से भी बढ़कर है। बिल्कुल उसकी बात को अहमियत देनी चाहिए। लेकिन आजकल जो अदम बर्दाश्त का रवैया बन चुका हुआ है, जिसके बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें फिजिकल फैसिलिटीज का ना होना, हर वक्त वीडियो गेम्स खेलना और इस तरह की बाकी चीजें हैं। अच्छा, इसके लेकिन वाइस वर्सा यही रवैया मैं कुछ अपने दोस्तों में भी देख रहा हूँ जो कि टीचर्स हैं, उनके अंदर भी मैं देख रहा हूँ, हालांकि उनमें नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, टीचर्स के अंदर तो ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं विटनेस इस बात का, मैंने अपनी कानों से बातें सुनी है कि बेटा मैं देख लूंगा तुम्हें एग्जाम में। मकसद एक उस्ताद होने की हैसियत से अगर आप इस तरह की सोच रख रहे हैं और आपकी इस तरह की इंटेंशंस हैं, तो फिर ये तो इंतकामी जज्बा दो तरफा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब आप भी दिल में उसके बारे में रखे हुए हैं कि अगर इसने मेरे साथ ये किया है तो मैं एग्जाम के अंदर किसी और मौका अपना बदला लूंगा इससे। अगर एक उस्ताद ये सोच सकता है तो फिर हम इस मुआशरे से क्या तवक्को कर सकते हैं। बिल्कुल, एक टीचर का ये बिल्कुल उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपने स्टूडेंट को ये कहे कि मैं आपको देख लूँगा, क्योंकि टीचर ने हमें सिखाना होता है, उन्हीं से हमने लर्न करना, उन्हीं से हमने सीखना है और उन्हीं की ज़िंदगी को एक रोल मॉडल होना चाहिए हमारे टीचर को, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकें। अगर वही इंतकाम की बात करेंगे तो डेफिनेटली एक आम इंसान से तो हम बिल्कुल कोई तवक्को रख ही नहीं सकते। आपकी तरफ बढ़ूँगी रज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतकामी रवैये हमने अपना लिए हुए हैं, एक इसको फैशन ही समझ रहे हैं कि जो इंसान अपना इंतकाम नहीं लेता वो मॉडर्न नहीं है, वो इस माशरे में रहने के लायक नहीं है, उसको लोग अजीबोगरीब नज़रों से देखेंगे कि इसकी तो इंसल्ट की गई, इसने अपना बदला नहीं लिया। तो एक इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी जो इज्तमाई ज़िंदगी है उसके ऊपर इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं? वही जो नेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स के पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स उठा के देख लें। नईम बुखारी साहब ने पीटीवी ज्वाइन किया तो बात कर रहे थे कि रोना धोना और इस तरह की बातें सिखा रहे हैं। अगर वो ड्रामा का जो सेगमेंट है उसमें यही कुछ चलेगा, हमारी पॉलिटिकल डिबेट्स में, हमारी करंट अफेयर की डिबेट में अगर एंगल ही ये वाला होगा कन्वर्सेशन का, तो क्या जो सोसाइटी में एक मैसेज जा रहा है वो इसी किस्म का होगा। कल बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, मारूफ अफजल साहब जो चेयरमैन है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थे, उनका कोविड की वजह से इंतकाल हुआ। एक्सेक्टिव कैबिनेट भी रहे और एक्सीलेंट बॉस, एक्सीलेंट पर्सन, बहुत शफीक इंसान थे। तो मैं एक दिन उनके कमरे में एंटर हुआ तो इसी तरह एकदम उनको किसी बात पर गुस्सा आया हुआ, तो उनके सामने कोलीग और बैठे हुए थे, तो बजाय उसको गुस्से को फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट करने के उन्होंने ऐनक उतार के रखी है मेज़ पे और पीछे होके गहरा सांस लेके कहते हैं कि किसी बुजुर्ग ने तो मुझे दवा बताई है। अच्छा, उस दवा का पहला मैं भूल गया, लेकिन दूसरी दवा बताइए कि मुझे लिख के दी थी कि अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ अपने नफ्स के शर से। तो ये वो प्रायोरिटी है कि हम अगर किसी को रिएक्ट कर रहे हैं या एक इंतकामी जो कैफियत अपने अंदर पैदा हुई है या एक रिवेंज है, अच्छा सीख तो रहे हैं लेकिन एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर डिफरेंशिएट करना और उससे डिफरेंशिएट करके उससे डील करना है बड़ा ज़रूरी है, जो कि मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। उसी वजह से ये बातें आ रही है। दूसरा फैक्टर जो पहले मैंने कहा कि हम किस तरह मैसेज दे रहे हैं, किस तरह एक सोसाइटी के फैब्रिक को हम हाईलाइट कर रहे हैं, वही सास बहू की लड़ाई और वही
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हम प्रमोट करके और उनसे जो स्टोरीज़ हम बेशक वो रियल लाइफ स्टोरीज अगर हैं भी, लेकिन उनको हम टॉप प्रायोरिटी बना ली है अपने ड्रामा की स्टोरीज में। स्क्रीन पे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पे अप्लाई करना हमने शुरू कर दी हुई है। अच्छा, अब या तो उनके कोई पॉजिटिव नतीजे हो ना, या तो उनसे कुछ सिखाना पर्पस हो, या तो उनका आर्किटेक्चर, उनका स्टोरी लाइन, उनका स्क्रीन प्ले इस तरह डिज़ाइन हो कि इन द एंड वो फ़ायदा दे रहा हो। अगर वारिस ड्रामा चलता होता था तो लोग जो सुनने में आता है कि बाजार बंद हो जाते थे और लोग बैठे होते थे और सोसाइटी के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आया। इशफाक अहमद वो एक पैटर्न छोड़ के गए, एक इम्पैक्ट छोड़ के गए। और मेरे ख्याल में मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस दोराहे पे खड़े हैं, हमें यहाँ डिसाइड करना है कि हमें 220 मिलियन पॉपुलेशन, एक्सेलेंट रिसोर्सेज। आप यकीन करें, मैंने अभी ब्रेक से पहले एग्जांपल दी, मैं रवांडा था, मैंने 3-4 मीटिंग अटेंड करके वापस होटल आया हूँ, शाम को टेरेस पे बैठा और मैंने एक रिमोट मीटिंग अटेंड की और हमारी इंडस्ट्री के और मुख्तलिफ लोग थे। कुछ अपने लोग को एकदम इतने अच्छे लगे कि यार वी आर सच अ टैलेंटेड पीपल। लोग ऐसे मौजूद हैं, बिल्कुल अच्छे लोग मौजूद हैं और ऐसे रवैये भी मौजूद हैं जो हमें सिखाते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप क्या समझ रहे हैं ये जो इंतकामी रवैये, ये एक आग है और ये कैसी आग है जो तमीज़ नहीं करेगी कि ये हमें जला रही है या कि हमारे दुश्मन को जला रही है। ये सब हम जानते भी हैं कि इससे हम बच नहीं सकते। अगर हमने इस रवैये को अपना लिया, इंतकामी रवैये को, तो कैसे हम इसको बदल सकते हैं, इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिएगा। लेकिन एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, रेगुलर कॉलर हमारे साथ है इम्तियाज़ साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं इम्तियाज़ कर रहा हूँ कराची से। कैसे इम्तियाज़ साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, आई होप यू विल बी फाइन। असल में मैं पहले टॉपिक के बारे में और इसके बारे में, दोनों के बारे में बात करना चाहता हूँ। चंद सेकंड ज्यादा। पहले वाला जो टॉपिक था रद्द-ए-अमल, यानी कि शदीद रद्द-ए-अमल वाला, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक था। क्योंकि देखें, घर के मामलात, ऑफिस के मामलात, माशरे के मामलात, बाहर के मामलात और मुल्की मामलात, यानी कि इसकी शदीद रद्द-ए-अमल की जो वजह है, यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, शायद वो इत्तफाक करे या ना करे, मगर मेरी अपनी राय है, ना इंसाफी, ज्यादती, हक तलफी, ये चीजें जो हैं शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म देती हैं। अब एग्जाम्पल लीजिए छोटी सी, कि अगर मैं ऑफिस जाता हूँ, आधे घंटे का रास्ता है, ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक का निजाम सही नहीं है, धक्कम पेली है, तो मैं जितना 8 घंटे की ड्यूटी में नहीं थकता, उतना मैं 1 घंटे 1.5 घंटे के सफर में थक जाता हूँ। तो मेरे अंदर तो एक नेगेटिव चीज रद्द-ए-अमल का पैदा जरूर होगा। और रहेगी अभी जो टॉपिक चल रहा है इंतकामी कार्रवाई वाली, तो मैं तो ये कहता हूँ, इसकी भी बुनियादी वजह नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती है। देखें, हमारे मजहब में इसीलिए फरमाया गया ना कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करें तो उसका अजर मिलेगा, अजीम है। और तो सही मुसलमान वही है जो अपने दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल रखे जैसा कि वो अपना ख्याल रखता है। तो इंतकामी कार्रवाई जन्म उसी वक्त ही, बिल्कुल जी, जैसे हम खुद का ख्याल रखते हैं वैसे ही हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कैसे हम दूसरों के साथ ज्यादती करें, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी तरफ बढ़ूंगी। तलाल साहब, आपसे सवाल किया था कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे रवैयों को, और जैसे हमारे कॉलर ने भी बात की कि जब हम अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ हम क्यों ऐसा करते हैं, दूसरों से क्यों हम जो है वो लेना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं? इसका जवाब मुझे आपसे ज़रूर चाहिएगा। लेकिन एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो मिलते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद। देखते हैं सवेरा। वेलकम बैक नाजरीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही इंतकामी रवैयों की, कि इंतकामी रवैयों से हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं, हमारी फ़ैमिली की ज़िंदगी पे, हमारी हमारी माशरती ज़िंदगी है, हमारे मुआशरे के ऊपर इसके क्या रद्दोबदल हमें नज़र आते हैं और कैसे इंतकामी रवैयों से हम बच सकते हैं, अपने अंदर नरमी पैदा कर सकते हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले तलाल साहब, आपसे बात की जा रही थी, आप अपने जवाब को कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं कॉलर जो थे हमारे वो बात कर रहे थे कि हम दूसरों के ऊपर जो है वो हम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस के या दीगर जगहों पे
हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो इंसाफ है वो मिलता है, थोड़ा स्लो है, उतना क्विक नहीं है जितना कि हमें चाहिए देर होता हो है। सकती है, अंधेर नहीं है। और अगर आप प्रोसेस के अंदर जाएंगे, लॉ इन्फोर्समेंट है और जो जजेस हैं और ये जुडिशरी है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त सिस्टम है कि इसके अंदर आपको इंसाफ ज़रूर मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको खुद लोग एक्टिवेट नहीं होते, आपको चीज़ों को एक्टिवेट करना पड़ता है जाके, तो फिर आपको हर चीज़ मिलती है। और अगर आप ड्राइव पे जा रहे हैं तो उस दौरान आप कोई ऐसी तरबियत ले लें, अगर आपको शौक है तो आप कुरान की तिलावत सुने, तो आप उसको एंजॉय करेंगे, उस चीज़ को, जर्नी को। और आप अंदाज़ा कर लेना कि अगर आपने कराची की ट्रैफिक में एक कोने दूसरे कोने में जाना है तो आपको 1.5-2 घंटे तो लगेंगे। तो उस 2 घंटे के अंदर कोई ऐसा प्लान हो, जैसे मैं जब दफ्तर से निकलता हूँ और घर जाने तक 45 मिनट की ड्राइव है, तो मैं ये ट्रेनिंग लेके जा रहा हूँ रास्ते में कि आज मियाँ बीवी के रिश्ते में या बच्चों के साथ मैंने ऐसे किस कंटेंट पे बात करनी है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो, तो उससे ट्रैफिक बुरी नहीं बल्कि अच्छी लगेगी। बिल्कुल। मैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस आऊंगा कि जो इंतकाम है ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो है वो एक वायरस की तरह फैल रहा है और हमारी जड़ों तक जो है वो बढ़ चुका है। बिल्कुल। और लोग जो है वो अब जैसे तलाक की बढ़ती हुई शरह है, मैं ऑफिस के अंदर जो है मैं पॉलिटिक्स देखता हूँ बहुत ज़्यादा कि अगर किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया या मुझे कुछ कर दिया, जैसे मियाँ और बीवी के रिश्ते के अंदर जो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है वो चीटिंग है। ठीक है, आजकल जो माशरे में नज़र आ रही है कि वो साहब या जो खातून हैं वो कहीं और अपनी इमोशनल या इंटेलेक्चुअल या कोई फिजिकल चीटिंग जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो दूसरा स्पाउस होता है वो बजाय इसके कि उसको डील करना सोचे, वो कहता है कि जो तुमने किया ना तो फिर मैं भी यही करूंगा। और ये वो इंतकामी रवैया है जो कि उन चीजों को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, इस तरीके से दफ्तरों के अंदर भी अगर किसी ने आपके साथ कोई लेग पुलिंग किया तो अब आप इस चक्कर में होंगे कि मुझे कहाँ मौका मिलेगा और मैं इसकी लेग पुलिंग करूं। दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो हम पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में रहते हैं। फैमिली में बैठे हुए हम कहते हैं कि अगर इसने मुझे ये पॉइंट मारा तो मैं अब इसको कैसे इसका इंतकाम लूंगा। तो ये जो एक माइंडसेट है ये इंसान की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे हर चीज का एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। बिल्कुल। अगर आप देखा जाए तो रिवेंज लेने के अंदर जो हमारा डोपामीन एक हार्मोन है जो कि बहुत ऊपर जाता है और हमें एक्साइटमेंट होती है, मजा आता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये देखा गया है रिसर्च के अंदर कि इससे जो असल इवेंट होता है, जो इंतकाम की आग होती है, वो बुझने की जगह वो और बढ़ जाती है और भड़कती है। हमारा दिल करता है कि हम कुछ और करें और फिर दिल करता है कुछ और करें और फिर हम इंतकाम के अंदर, क्योंकि जहाँ पे हमारी डोपामीन के उतार चढ़ाव रहता है वहीं हमारी आदतें भी रहती हैं, फिर हमें इंतकाम लेने की ऐसी आदत पड़ जाती है, आदत के तौर पे हम इसको अपना लेते हैं और फिर ये आदत तो नहीं इल्लत के तौर पर आती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप इंतकाम लेते हैं तो आपके अंदर कोई प्लेयर हार्मोन्स नहीं आते बल्कि पेन के, तकलीफ के, एड्रेनलिन आती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, अंदर बेचैनी पैदा होती है, आपकी नींद इफेक्ट होती है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं कंटिन्यूसली और इवेंचुअली टोटली हमारी जिंदगी को मुतासिर कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है, नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो इसका जो लॉन्ग रन इफेक्ट है हमारी जात के ऊपर भी, और फिर नेचुरली अगर हम रिलेशनशिप्स के अंदर जाएंगे, हम अगर ऑफिस के अंदर जाएंगे, हम बाहर रोड पे लोगों पे इंतकाम लेने के लिए जाएंगे तो हमारी जो नेगेटिविटी है तो वो स्प्रेड करती है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जितना हम इंतकाम की तरफ जाते हैं उतनी आगे फैलना शुरू हो जाती है। आपकी तरफ बढ़ूंगी प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे बात की जा रही कि ये इंतकाम एक आग की तरह है जो कि कंट्रोल नहीं होगी बल्कि बढ़ना शुरू हो जाएगी, फैलती जाएगी। और माजी में देखें तो इसने बहुत सारी नस्लों को तबाह किया, तो माजी की साथ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे सामने, उनको हम देख भी रहे हैं, हम समझते भी हैं, इसके बावजूद हमारे अंदर इंतकामी रवैये हैं और हम अपनी आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं, बिगाड़ का शिकार बना रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जितनी भी गुफ्तगू अभी तक हुई है और इवन जो कॉलर ने भी हमारे साथ जो अपने थॉट शेयर किए हैं, तो इंतकाम के हवाले से इसके भी जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से भी यही है कि बहुत सारे पहलू हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं इंतकाम लेने के लिए, जिसमें अगर हम आज के दौर के अपने पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज के दौर के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं एक आम आदमी की, वो डेफिनेटली वो इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रही है, इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता
क्योंकि महंगाई जो है सबसे बड़ा इशू आजकल बना हुआ है, और महंगाई जो है एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से एक छोटे से लेके बड़े से बड़ा आदमी हर कोई इससे जो है बाकायदा जिससे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि तंग आ रहा है, तंग आ चुका है बिल्कुल। और आप मुझे ईमानदारी से वो ये बात बताइए कि अगर एक शख्स जिसकी तनख्वाह आज के दौर में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए है मैक्सिमम, वो किस तरह अपने घर का खर्चा चला रहा है, जैसे उसने घर का किराया भी अगर देना है और उसके 3-4 बच्चे भी हैं, तो ये चीज़ें बहुत काबिल गौर हैं, और ये इस बात का बायस बनती हैं कि आपके अंदर इंतकामी जज्बात फिर कैसे पैदा होते हैं। जब वही लोग देखते हैं उन लोगों को जो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये सोच पैदा होती है कि मुझ में और इसमें क्या फ़र्क है, ये क्यों इतने अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और मैं क्यों इतनी तंगी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फिर वो क्या करता है कि वो उस चीज़ का इंतकाम, चूंकि इंतकामी जज्बा दिल में आ चुका होता है, वो किसी न किसी तरीके से उसको निकालता है। वो जाके अपने घर में जाके अपने इवन बीवी बच्चों को मारना पीटना शुरू हो जाते हैं। बच्चे जब किसी चीज़ की फरमाइश करते हैं, कपड़ों की और जूतों की, तो उनको डांट डपट और मारपीट शुरू कर देता है। बेसिकली वो भी इंतकाम ले रहा है, बच्चों से ले रहा है, लेकिन किसी और का। तो ये जज्बे हैं जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और ये मुआशरती नाइंसाफियों की वजह से होती हैं। इसीलिए इस्लाम के अंदर जो है वो सोशल जस्टिस है, सोशल वेलफेयर है, जिसको हमने नजरअंदाज कर दिया हुआ है। इसीलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस्लाम के अंदर, दौलत की मुनसिफाना तकसीम है जो हमने खत्म कर दी। अब गैर मुनसिफाना तकसीम है, चंद लोग अमीर हैं, बाकी सारे गरीब हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास कोई नहीं है, हम गलत कहते हैं, मिडिल क्लास भी है। पाकिस्तान में 2 ही क्लासें हैं, एक अमीर है, गरीब है, और इवन पूरी दुनिया में तकरीबन ये सूरत हाल है। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि ये खबर आती है कि पूरी दुनिया की दौलत का इतने फीसद चंद लोगों के पास है। तो ये इसी वजह से है कि वही लोग इस्तेहसाल कर रहे हैं बाकी लोगों का, और उसकी वजह से लोगों के अंदर फिर इंतकामी जज्बे पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी जो समाजी नाइंसाफियाँ हैं, जिसके अंदर ज़्यादतियाँ होती हैं, दफ्तरों के अंदर हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ जब नाइंसाफियाँ होती हैं, आपके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कुछ को तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बाज़ औक़ात हो जाती हैं उसके अंदर जो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। इंसान चाहे भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका रिएक्शन वो कहीं ना कहीं ज़रूर निकालता है। लेकिन बेहतर और बेहतरीन तो बल्कि यही है कि हर हाल में बर्दाश्त का जज्बा पैदा किया जाए, हर हाल में चीज़ों को पॉजिटिव लिया जाए, कोई मुश्किल भी अगर आई है तो उसको पॉजिटिव लिया जाए और उसका हल जो है वो हल निकाला जाए। बिल्कुल। रज़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी, जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की, इसमें फाइनेंशियली कुछ इशू आ रहे हैं कि कुछ हमारी माशरती मुआशी हमारी फाइनेंशियली चीज़ें इसमें आ रही हैं, हमारे जो इंतकामी रवैये हम लोग अपना चुके हैं। अभी कॉलर ने भी बात की थी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, ये हल नहीं है। इमीडिएटली जो हमारी इरिटेशंस हैं, हमारे सोशल बिहेवियर्स की वजूहात हैं, वो तो ठीक है कि हमारे फाइनेंशियल मसाइल, हमारा पैसा कमाना, गाड़ी को अपग्रेड करना, और फिर टूर जो है नॉर्थ बच्चों को लेके चले जाएं, वरना या दुबई बैंकॉक का साल का ट्रिप, ये तो हमारे टारगेट्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये आंसर्स नहीं है इन सब चीज़ों का मेरे ख्याल में। वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, अपने आप को बेहतर तरफ लगाना, इस रिवेंज की तरफ लगाने की बजाय और उस इंतकामी रवैयों को अपनाने की बजाय उन दूसरी पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लगाने की ज़रूरत है। कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भी अगर हम बात करें, 22 करोड़ लोग हैं और 60% लोग हैं जो देहाती इलाकों में रहते हैं और प्रॉपर एक्सेस नहीं है। अभी डिजिटल पेनिट्रेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। अगर आप और मैं अपनी एनर्जी उन छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ, छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन की तरफ लगाते हैं, एक तो इज्तिमाई तौर पे हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और फिर बजाय इसके कि वो नेटफ्लिक्स के नेगेटिव टॉप ट्रेंड क्रिएट करने के और जो हमारी एलीट कॉलेजेस हैं उनमें मीन गर्ल्स के हैशटैग चलने के अलावा इस तरह से चीज़ों से बाहर निकल के हम कुछ एक अच्छे रवैये अपना सकते हैं कौमी सतह पर, नेशनल सतह पर। और दोबारा मैं वही बात करूँगा, प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है हमें कि हमने अपनी एनर्जीज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को किन की तरफ लगाना है, किस तरफ लगाना है। जो प्रोफेसर अहमद रफ़ीक खतर साहब अपने उस्ताद मोहतरम अपने लेक्चर्स में अक्सर ये बात करते रहते हैं कि 6 से 8% मैक्सिमम किसी ने अपने दिमाग का ऐसा इस्तेमाल किया है, लेकिन बिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स, उनका मकसद ये नहीं था। अगर अल्लाह ताला ने भेजा था इस मकसद के लिए तो ठीक है, रिस्के हसूल के लिए तो कोशिश करनी है और करना फ़र्ज़ भी है, और कोशिश भी करनी है अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ हिस्सा निकाल के उन बाकी जो उनसे अनयूज्ड आपका 95% दिमाग है उसको इस्तेमाल करें कि अल्लाह ताला ने क्यों भेजा। लेकिन हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते, अपनी थॉट्स इस्तेमाल नहीं करते, हम दूसरों को अपनाते हैं।
वो जो आपने रेप्लिकेट करना है, जो चीज़ें देखनी है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि वो जो हमारी कॉलेज लीड है, हमारे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं कि एंटर होते साथ उनको एक चीज़ लगी है कि एंटी अनलेस दे विल नॉट बी हैविंग एन अफेयर, या हमारी जो एफिलिएशन नहीं होगी ऑपोजिट जेंडर के साथ, हमारी वो स्टैंडिंग नहीं होगी, हमारी सोशल स्टैंडिंग नहीं होगी, हमारी क्लास में स्टैंडिंग नहीं होगी। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमें फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आते हैं, फिर हमें जो मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी नज़र आते हैं। लेकिन इनको ट्रीट करने के लिए, इनको समझने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है। ये बातें करना और यहाँ बैठ के हम बात करके तो चले जाते हैं, लेकिन उनको ऑप्ट करना, इनको अपनाना और उनको एक्सरसाइज करना, इन साइकिल्स की रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, कि इन पे हम अमल दरामद करें, हम सोचें, हम समझें कि ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको हम अपना सकते हैं। और छोटी छोटी ऐसी जो आदतें हैं वो कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव, लेकिन सही और गलत में हमने खुद जो है वो फ़र्क महसूस करना है, खुद समझना है कि आया क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, क्योंकि आप सिर्फ अकेले इस दुनिया में नहीं, आपके साथ बहुत सारे और भी ऐसी फैमिलीज़, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं। तो आपने उन सब का भी ख्याल रखना है। तलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, इंतकामी रवैये, इसका ये जो हमने अडॉप्ट की हुई हैं चीज़ें, इंतकामी रवैये, इसमें हम देखते हैं कि क्या हमारे को मेंटल लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि जो हमने दिमाग में बिठा लेना है कि बस हमने फ़लाँ बंदे से इंतकाम लेना है। उसमें ये नहीं देखना कि इसमें सिर्फ हम लोग मुतासिर नहीं होंगे, हमारे इर्द गिर्द जो फैमिली, हमारे कोलीग हैं वो भी मुतासिर होंगे। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा, लेकिन अभी बढ़ते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक की जानिब, देखते हैं सच सवेरा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही थी कि इंतकामी रवैये जो हम लोगों ने अपना लिए हुए हैं, इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या नुकसान हमें इससे और कैसे हम इनसे ख़ुद को बचा सकते हैं। तलाल साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगी, आप अपने बात को कंटिन्यू कीजिए कि ये जो इंतकामी रवैये हमने अपनाए हुए हैं, इसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। जी देखिए, जो इंसान जो है वो जैसे आजकल के दौर के अंदर अगर कोई माँ कहती है कि मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है जी, तो हमें लगता है कि ये बहुत गुड न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर एक बैड न्यूज़ भी है, वो ये है कि अगर किसी का इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा होगा तो उसके जज्बात जो हैं उनका भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होगा। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके मूड मिजाज के जो मसाइल हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। और अगर बचपन से ही बच्चों को स्ट्रेस टॉलरेंस और इमोशनल कंट्रोल ना सिखाया जाए, जो कि स्किल हम कोई 7 से 8 साल की उम्र के अंदर बच्चों में डेवलप करते हैं, बिल्कुल, तो ये चीज़ जो है वो फिर आगे जाके किसी न किसी जहनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और फिर कुछ परसेंटेज उसमें से ऐसे होते हैं जो लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि जो किसी इंतकाम की खातिर पब्लिक में जाके कुछ ऐसा हरकत कर देते हैं। आप देखते हैं कि फायरिंग कर देते हैं और कुछ करके कोई इंतकाम उन्होंने लेना होता है, बस उन्होंने दिमाग में वो चीज़ बिठा ली होती है। सो ये जो तरबियत है बच्चों की, वो सिर्फ इस चीज़ की नहीं की जानी चाहिए कि वो स्कूल के अंदर और पढ़ाई के अंदर बहुत बेहतर हो। उनको जो असल तरबियत है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो तो आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं। जो हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इसका मतलब मकसद ये होता है कि उनकी तरबियत हो सके, वो ये सीख सकें कि कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर कैसे काम करते हैं, अपनी तवानाई को और अपनी जो दूसरों की जो मदद है, जो कहते हैं सिनर्जाइज कैसे आप कर सकते हैं, कि आप अपनी तवानाई को दूसरों की तवानाइयों के साथ मिला के अपने हक में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन के अंदर जो टॉलरेंस है वो आप अपने अंदर कैसे जनरेट कर सकते हैं। और जब हम बच्चों को छोटी छोटी बात के ऊपर इंस्टिगेट करते रहते हैं कि अगर उसने ये किया है तो तुम भी फिर जाके ये उसको कर दो और जवाब दे दो, जो कि हम घर से सीखना शुरू करते हैं और फिर या जाके माशरे में जाता है, तो उसके अंदर जो एक बहुत ही बुनियादी चीज सीखने की जरूरत, वो ये समझने की जरूरत वो ये है कि जो इंतकाम है वो आप सिर्फ सेल्फ डिफेंस के अंदर ले सकते हैं। और अगर आपको किसी से बहुत खतरा है
तो आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप रेजिस्ट कर सकते हैं। सही, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी से कोई खतरा नहीं है तो आप किसी का जाके इंतकाम लें। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने आपको जो है वो थोड़ा जो है वो आपकी गाड़ी के बहुत क्लोज आ गया, या उसने अगर आपको हॉर्न दे दिया और वो फिर चला गया, तो अब आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप उसकी टेल पे जाके और उसको हॉर्न पे हॉर्न दिए जाएं और कोई इंतकामी कार्रवाई जो है वो हमें बहुत देखने को मिलती है कि जरा सा ऐसी कोई हैपनिंग हो रही गई कि बस हमने फौरन से। ये चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि हमें ये नहीं होता कि अच्छा चलो जाने दो, हो गया तो क्या हुआ। जाने तो हमने बिल्कुल नहीं देना, हमने उसको प्रॉपर पकड़ के घर तक पहुंचा के आना है, एग्जैक्टली ऐसी जगह पर पहुंचा के आना है कि उसको सबक सिखाना। तो अगर सबक जो है हम दूसरों को सिखाने की जगह खुद सीख लें, तो इंतकाम की जगह जो है वो हम इस्लाह के रवैयों के ऊपर चले जाते हैं। और अगर आपसे कोई सड़क पर रास्ता मांगता है तो दे दें, क्या जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ ट्रेंड एक्सट्रीम राइट पे गाड़ी चलाने का है, जो कि एक्चुअली ओवरटेकिंग लेन होती है। और अगर उस पर कोई आके कहता है मैंने आपको ओवरटेक करना है, तो फिर हम बुरा भी बनाते हैं कि क्यों तुमने ये कहा, बिल्कुल यहाँ से शुरू होता है। और फिर जब हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आदत बना लेते हैं, फिर हम घर में भी जाके अगर हमें किसी ने कुछ कहा है तो हम इंतकाम की गर्ज से उसको भी कुछ ना कुछ लाजमी कहेंगे, और किसी मौके की तलाश में रहेंगे कि हमें कब कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसके अंदर कि हमने वो जो लगी हुई बात है वो हमने उसका जो गुस्सा है, उसका जो एक हाइपर होना है, वो हम घर फैमिली पे निकालते हैं। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, बात हो रही है कि लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, ज़रा सी गलती कर दी तो दरगुजर हमने नहीं करना, फ़ौरन से इंतकाम पे आ जाना है। तो इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों में इतनी आगाही नहीं है, उनके अंदर इतने बर्दाश्त नहीं है कि वो इस चीज़ को कवर कर सकें, अपने अंदर अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह कर सकें कि दरगुजर करना हमें सीखना चाहिए, ना कि इंतकाम लेना। बिल्कुल, अभी तक बहुत अच्छी गुफ्तगू सारी हुई है और हमने अभी तक ज़्यादातर इनफरादी रवैयों के हवाले से बात की है, पूरे मुआशरे के इज्तमाही रवैये की बात ज़्यादा नहीं शायद हो पाई। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि इज्तमाही हवाले से कुछ बात करूँ कि देखिए किसी भी कौम की जो तरबियत होती है वह हमेशा उस कौम के जो है वो रहनुमा किया करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह हम मिसाल देते हैं कि घर में बच्चों की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स की तरबियत असातिज़ा की जिम्मेदारी है। तो जब हम जिम्मेदारी की बात कर रहे होते हैं तो इस तरह पूरी की पूरी किसी कौम की, पूरे मुआशरे की तरबियत की जिम्मेदारी उसके रहनुमाओं के हाथ में होती है, जिसमें दोनों तरह के रहनुमा होते हैं। आज के दौर के अंदर अगर हम बात करें तो मजहबी भी और सियासी भी। फिर वापस हम जाए अगर रोल मॉडल देखें हमारे नबी की ज़ात को, तो चूँकि हमारे नबी जो है वो सियासी रहनुमा भी थे और मजहबी रहनुमा भी थे, तो उन्होंने एक ऐसे मुआशरे की तरबियत की कि जो बज़ाहिर नाकाबिले इस्लाह था। हमारे अंदर तो अल्लाह का करोड़ा शुक्र है उतना बिगाड़ नहीं है जितना बिगाड़ उस वक्त अरब में था। बिल्कुल, वो तो इंतहाई एक बिल्कुल तबाह हाल एक मुआशरा था। लेकिन आप देखिए कि उस नबी ने उसी मुआशरे की इस्लाह करके उनको दुनिया के लिए रोल मॉडल बना दिया। बिल्कुल। तो इसमें किरदार किसका आया? एक रोल उसका लीडर का, एक रहनुमा का। ठीक है, उनकी तरबियत हुई, लोगों ने उस पर अमल किया और वो दुनिया के लिए आइडियल बन गया। आज के दौर में फिर हमें ऐसी ज़रूरत है कि हमें हमारे अब चूँकि डाइवर्सिफिकेशन हो चुकी है, मजहबी रहनुमा अलग हैं और सियासी अलग हैं, तो ये दोनों रहनुमा जब तक कौम की तरबियत नहीं करेंगे सही तरीके से तो कौम की मजमूई तरबियत तो नहीं हो सकती। लेकिन दोनों रहनुमा हमारे कश्मकश में हैं। कश्मकश में इनफरादी तौर के ऊपर तो हम ठीक है अपने आप को अपनी इस्लाह कर सकते हैं, ठीक भी कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चंद लोग अगर 22 करोड़ में से अपनी इस्लाह कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका? बहुत कम होगा। यहाँ पे आपको मैं एक और रोल मॉडल आज के दौर से आपको देता हूँ। इसी बात में अपना मैसेज भी इंक्लूड कर दीजिएगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, मलेशिया की मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ रोल मॉडल। मलेशिया की जो कौम थी वो हमसे जो है बहुत ज़्यादा पसमानदा थी, उनके अंदर वो तमाम मुआशरती बुराइयां थी जो कि किसी भी मुआशरे में होना चाहिए, और उसको लेजिएस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था आज से 40-50 साल पहले। फिर उनको क्या हुआ, एक लीडर मिला जो कि बज़ाहिर एक सियासी लीडर था, महातिर मोहम्मद के नाम से। उस लीडर ने 32 साल में उस कौम की तरबियत की है। बिल्कुल, उस कौम की तरबियत की जिसको दुनिया में पसंद ही नहीं किया जाता था। और आज आप यकीन करें 2020 के अंदर आप उस मुल्क में जाके देखिए, आपको उस कौम के ऊपर रश्क आएगा। बिल्कुल, आप हैरान हो जाएंगे। हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा अहम किरदार है कि वो हमारी किस तरह रहनुमाई फरमा सकते हैं। आपका मैसेज भी चाहिएगा लास्ट में। और पैगाम आखिर पे मेरा यही है, जिस तरह हमने शुरू से हम बात करते चले आ रहे हैं कि सबसे पहले तो बहैसियत मुसलमान हमें जो है अपने अंदर बर्दाश्त का, दूसरों को मुआफ करने का और दूसरों की गलतियों से दरगुजर करने का जज्बा पैदा करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक ज़रूरी। और जब ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाएगा फिर हम दूसरों से भी तवक्को कर सकते हैं कि वो भी हमारी गलतियों को नजरअंदाज करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। जी रज़ा साहब, आप क्या मैसेज देंगे हमारे नाज़रीन को? मेरे ख्याल में एक जो इनफरादी
हमारा किरदार है, सिर्फ उसको थोड़ा सा संभाल लें तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, बजाय इसके कि फ़लाँ इंसान ये करता है और फ़लाँ रवैये इस तरह हैं, लेकिन जो फ़लाँ की बजाय अगर हम अपने तरफ अपने आप को रिवैल्यूएट करना शुरू कर दें, एक छोटी छोटी बातें उनको दोबारा से सोचना शुरू कर दें, तो जो उस सोशल फैब्रिक में जो हमारा किरदार है वो ठीक हो जाए, ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। जी तलाल साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम किसी से बदला लेने में या रिएक्शन शो करने में वक्ती तौर पर तो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। अगर उसकी जगह हम फॉरगिवनेस पे काम करें, माफ़ करने के ऊपर काम करें, और माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको भूल जाना और अपने दिल से निकाल देना और जहन से निकाल देना। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना जिसके नतीजे में आप भी ग्रो करें और वो भी ग्रो करें, लेकिन माजी की चीज़ों को करंट सिचुएशन के अंदर बार बार रिपीट ना करना, तो इससे जो है वो बहुत अच्छी तब्दीली आती है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिपीट कर रहे हैं, हम लोग किसी को माफ़ करना नहीं चाहते। हम लोग जो है वो माफ़ नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती काम करने के लिए। हमें लगता है माफ़ करने का मतलब है भूल जाना, माफ़ करने का मतलब भूल जाना नहीं है। माफ़ करने का मतलब है कि किसी इंसान के साथ रिश्ते को नए टर्म्स के ऊपर स्टार्ट करना, जिसके अंदर जो माजी की गलतियां हैं वो आगे ना आए और माजी की जो तलखियां हैं वो भी आगे। लेकिन गलतियां हम माजी में बहुत करते हैं, इसके बावजूद भी हम माजी की गलतियों से सीखते नहीं है और उनका तमाम असर हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेंटल हेल्थ को हम कैसे कवर कर लें कि ये गलतियां जो हम करें इससे दरगुजर करके हमारी ज़हनी सेहत भी बेहतर हो जाए? देखिए, ये जो फॉरगिवनेस है ये तो एक सीखने का काम है, और ये हम इस तरीके से अपनी जहनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं कि अगर हम रोज़ अपनी नींद पूरी करें और रोज़ हम वॉक करें, हम दिन में 5 दफ़ा तोड़ तोड़ के खाना खाएं, हम पूरे दिन के अंदर 5 दफ़ा तोड़ तोड़ के एक्सरसाइज करें, और हम अपनी अंदरूनी सुकून के ऊपर जैसे मेडिटेशन है वो अगर हम करें, तो हमें किसी भी गिवन सर्कमस्टेंस के अंदर खुद पे जो कंट्रोल करना, काबू पाना, वो आ जाता है। बिल्कुल जी, खुद पे कंट्रोल करना और काबू पाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का आपने वक्त दिया, और यकीनन नाजरीन आज के प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि डेली के मौज़ूआत हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं और हमें इन पे अमल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम खुद से मोहब्बत करते हैं, अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, अपने मुआशरे से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो इन बातों पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी पे अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं और इस मुआशरे में एक खूबसूरत ज़िंदगी हम बसर कर सकते हैं। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। अभी प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है, अपनी मेज़बान महाविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।